जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि पिछले साल के जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में जो भी हमारे पड़ोसी देशों से संबंधित करंट अफेयर्स रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सामान्य तौर पर बात करें तो ये हमारे वर्ल्ड अफेयर्स का एक हिस्सा है, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम होते हैं उनका यह एक हिस्सा है। और इसी क्रम में इसमें हम लोग सभी पड़ोसी देशों से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के ऊपर अगर आपका रिस्पॉन्स बेहतर होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि और जो हमारे अन्य देश हैं उनसे भी जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लें। और ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे वर्तमान में एग्जाम हो रहे हैं उनमें आपके अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 2020 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किए जाने की घोषणा की? तो ये घोषणा कर दी है अभी यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2021 से हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी के ऊपर बंगबंधु पुरस्कार शुरू करेंगे। और बंगबंधु कौन है? तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के जो जनक हैं जिन्हें हम लोग शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जानते हैं, उनके नाम पर शुरू करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर नवंबर 2021 में इसकी शुरुआत की जाएगी और प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में यहाँ पर जो भी विजेता होंगे उनको $50,000 का इनाम यूनेस्को के द्वारा दिया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान, ईरान व अन्य किस देश के बीच ITI रेल कार्गो के संचालन को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये जो कार्गो रेल संचालन है ये होगा हमारे 3 देशों के बीच में। कौन कौन है? पाकिस्तान है, ईरान और है टर्की। तो बस इसके बारे में आप इतना ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है यानी कि राजधानी, ईरान की जो राजधानी है तेहरान और टर्की की जो आर्थिक राजधानी है इस्तांबुल, इसको आपस में ये जोड़ेगा। अब ध्यान आपको रखना है, टर्की की जो राजधानी है वह आपको मिलेगी अस्ताना में, लेकिन इस्तांबुल भी इसकी एक कैपिटल की तरह मानी जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह इसकी आर्थिक राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो स्वाधीनता सड़क है यह भारत को जोड़ेगी बांग्लादेश से। किससे? भारत को जोड़ेगी बांग्लादेश से। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि पश्चिम बंगाल राज्य से बांग्लादेश के मेहरपुर जिले को ये सड़क जोड़ेगी और 2021 में इसे खोले जाने की योजना है। अगला प्रश्न है, जफरुल्लाह जमाली जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जफरुल्लाह जमाली ये पाकिस्तान के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के विजय की 49वीं वर्षगांठ विजय दिवस के रूप में मनाई गई? तो ये हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 16 दिसंबर को। कब? 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विजय दिवस, क्योंकि जो बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था, यानी कि जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता का युद्ध था, उसमें भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मदद की थी उनको आज़ाद करवाने के लिए, और 16 दिसंबर को ये लड़ाई समाप्त हो गई थी। इसीलिए हम लोग 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में 16वें एशिया कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशिया कप जो कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसका आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। और आपको ध्यान रखना है कि 2022 वाला जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा पाकिस्तान में। तो दोनों के बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने भारत में किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक था, इसका PM मोदी ने उद्घाटन किया है। किसके साथ में मिलकर के? तो वहाँ की जो PM है शेख हसीना, इनके साथ में मिलकर के इसका उद्घाटन अभी PM ने किया है। तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक भारत को जोड़ेगी बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में सबरूम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण को मंजूरी दी?
तो ये जो सबरूम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है ये बनेगा त्रिपुरा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिपुरा का सबरूम क्षेत्र है या वहां पर इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा और ये दोनों देशों के बीच का छठा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा। इसके अलावा 5 अन्य चेक पोस्ट वर्तमान में वर्किंग है, जैसे कि सोनामुरा का हो गया, अगरतला का है, सुतारकंडी का है, पेत्रापोल का है, इसके अलावा है दाउकी का। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा मध्यावधि चुनाव के लिए अपनी संसद को भंग कर दिया गया? तो ये काम कर दिया है नेपाल देश ने। किसने? हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसके द्वारा अपने यहाँ की संसद को भंग कर दिया गया है। तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ की संसद की बात करते हैं तो इसका नाम है फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। राष्ट्रपति कौन थी? तो राष्ट्रपति हैं इस समय विद्या देवी भंडारी और पीएम थे केपी शर्मा ओली। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा तटीय निगरानी नेटवर्क के तहत किस देश में तटीय रडार स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना है? तो ये जो तटीय रडार स्टेशन है ये स्थापित किए जाएंगे 3 देशों में, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इसके अलावा है मालदीव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क है, यानी कि जो तटों की निगरानी के लिए नेटवर्क है, उसका विस्तार करने की भारत सरकार की योजना है और इसी के अंतर्गत हम लोग इन 3 देशों में तटीय रडार स्टेशन की स्थापना करेंगे। भारत व बांग्लादेश के बीच 51वें डीजी लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह भी इसलिए है क्योंकि पहली बार इस प्रकार की मीटिंग असम राज्य में आयोजित की गई है। सामान्य तौर पर यह मीटिंग हमारे दिल्ली में ही होती थी, लेकिन पहली बार भारत का जो बीएसएफ है और बांग्लादेश का जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, इनके बीच में आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है। और पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार ये हुआ था 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सौंपे गए आईएनएस सिंधुवीर नामक सबमरीन को किस देश ने कमीशन किया? तो इसे अभी कमीशन कर दिया है मालदीव नहीं, म्यांमार देश ने। किसने? म्यांमार देश ने इसको कमीशन किया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अक्टूबर महीने में भारतीय सेना के द्वारा जो हमारे यहाँ की आईएनएस सिंधुवीर है इसको सौंपा गया था म्यांमार देश को। निर्मित किसने किया है? तो हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो जब मिल गया ये म्यांमार को, तो म्यांमार ने नाम भी बदल दिया योगी जी की तरह। तो नाम इन्होंने कर दिया है यूएमएस मिनिए थिंगथू। क्या है? यूएमएस मिनिए थिंगथू। इस आईएनएस सिंधुवीर का नया नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में निर्मित चक्रवात जिसका नाम था बुरेवी, तो इसका नामकरण किसने किया था? तो ये आप देख सकते हैं, इससे श्रीलंका भी प्रभावित हुआ था, हमारे तमिलनाडु और केरल राज्य भी प्रभावित हुए थे और इसका नामकरण किया था मालदीव ने। किसने? मालदीव के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। तो बस नामकरण वाले देश का नाम आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको नई लिस्ट भी बता दी थी जिसमें अब 13 देश शामिल हो गए हैं और इन 13 देशों के द्वारा 13 नाम दिए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस देश ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा कर दी है पड़ोसी देश चीन ने। किसने? पड़ोसी देश चीन के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। तो बस सिंपली आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो तिब्बत की राजधानी है ल्यासा, वहां पर इसका निर्माण चीन के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सीमा पर 8,000 मेगावाट क्षमता का नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये जो नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क होगा यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान में किया जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में इसकी स्थापना की जाएगी। तो बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी क्षमता होगी 8,000 मेगावाट। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में अमेरिका व किस देश के बीच करैत नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई है? तो ये जो करैत नौसैनिक अभ्यास है ये हुआ अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में? अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। नाम क्या था? तो नाम इसका था कोऑपरेशन एफेलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। और जब सैन्य अभ्यास की बात आए, पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात आए, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के साथ में हम 3 अभ्यास करते हैं। कौन कौन से? बोंगो सागर है, मैनामती मैत्री है और आपका है संप्रीति अभ्यास। किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे जी को मानद जनरल के पद से सम्मानित किया?
तो नेपाल जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में था चीन के, कह सकते हैं कुछ हद तक भारत की तरफ इसका झुकाव बढ़ा है। और अभी हमारे जो सेना प्रमुख हैं एम नरवणे जी, ये गए थे नेपाल के दौरे पर और उसी दौरान इनको मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया। तो मोदी जी इस साल तो पूरे घर पे ही बैठे रहे और अब हमारे जो सेना प्रमुख हैं ये काफ़ी ज़्यादा दौरे पर हैं। जैसे नेपाल गए, उसके बाद में सऊदी अरब और यूएई गए थे, अभी ये दक्षिण कोरिया भी गए थे जहाँ पर इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे आप कि नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा एम नरवणे जी को मानद जनरल की पद से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, फेनी पुल जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा, भारत से किस देश को जोड़ेगा? तो फेनी पुल की बात करते हैं तो ये जोड़ेगा बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से ये जोड़ेगा भारत को। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा में है फेनी नदी, जिसके ऊपर 1.8 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है। जोड़ेगा किससे? तो बांग्लादेश का जो रामगढ़ है उसको त्रिपुरा के सबरूम से जोड़ेगा। और अभी हम लोगों ने दोनों देशों के बीच में मैत्री सेतु के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ध्यान रखिएगा, फेनी ब्रिज अलग है, यानी कि फेनी सेतु अलग है और मैत्री सेतु अलग है। हालांकि ये दोनों ही पुल रामगढ़ को त्रिपुरा के सबरूम से जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तीसरे एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण की शुरुआत की? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में तो आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है ये बन रहा है नेपाल के बीच में। किसके बीच में? नेपाल के बीच में इसका निर्माण हो रहा है। तो भारत की तरफ से जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ के रुपईडीहा से नेपाल के नेपालगंज को ये जोड़ेगा। कहाँ पर? नेपाल के नेपालगंज को ये आपस में जोड़ेगा। और जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इसके अलावा रेलवे मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल साहब, इनके द्वारा इस पुल की आधारशिला रखी गई। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि भारत और नेपाल के बीच में दो अन्य इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पहले से वर्किंग है, यानी कि ये काम कर रही हैं। एक तो हमारा है रक्सौल बीरगंज वाला और एक है जोगबनी विराटनगर वाला। तो जोगबनी विराटनगर का भी 2020 की शुरुआत में उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सादत रहमान को। और इस प्रश्न को हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सादत रहमान है हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से। तो अभी इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के रुपे कार्ड फेज सेकंड को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भूटान के पीएम के साथ में मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अगर आपको याद हो, पिछले साल हमारे जो पीएम हैं वह गए थे भूटान के दौरे पर और उस दौरान जो भूटान में मांगदेछू नदी पर मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना है उसकी आधारशिला इन्होंने रखी थी। तो अब उस दौरान इनके द्वारा रुपे कार्ड भी लॉन्च किया गया था भूटान में। तो अब यहाँ पर रुपे कार्ड के फेज 2 को भी लॉन्च कर दिया गया है भूटान देश के लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भूटान के साथ में स्पेस सेक्टर में सहयोग के लिए एक समझौता भी दोनों देशों ने किया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत ने किस देश में सतूत बांध के निर्माण की घोषणा की? जो ये सतूत डैम है ये भारत बनाएगा अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान देश में इसका निर्माण किया जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि सतूत बांध जो कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनेगा और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होगा कि जो भी काबुल के आसपास के लोग हैं उन सभी को यहाँ पर स्वच्छ जल प्रदान किया जाए। तो अभी भारत के द्वारा इसके निर्माण की घोषणा की गई है अफगानिस्तान देश में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस देश के द्वारा विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च कर दिया है चाइना ने। किसने? चाइना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला देश बन गया है चाइना, जिसके द्वारा 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस व अन्य किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है ध्वजवा, तो इसकी शुरुआत की गई? तो ये जो अभ्यास है ये हुआ है रूस और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 2016 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी दोनों देशों के सेनाओं के बीच में और इस बार इसका 5वां एडिशन था, यानी कि 5th एडिशन था, जिसका आयोजन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में कुल कितने देशों ने विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते यानी कि RCEP पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर
कुल मिलाकर के 15 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि RCEP का पूरा नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या नाम है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और यहाँ पर 15 देशों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया। तो 10 इसमें हमारे आसियान के देश हैं। बाकी अन्य 5 देशों की बात करते हैं तो इसमें चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है और दक्षिण कोरिया। और भारत ने पिछले साल ही इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस देश ने चंद्रमा की सतह से सैंपल प्राप्त करने के लिए चैंग E5 मिशन को लॉन्च किया? तो ये भी लॉन्च कर दिया है चीन ने। किसने? चीन के द्वारा इस प्रकार के मिशन को लॉन्च किया गया है। तो मिशन का नाम है चैंग E5। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से चीन दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह से सैंपल को कलेक्ट करने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया है। अन्य 2 देश कौन हैं? तो एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्षुद्र ग्रह के लिए दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को लॉन्च किए जाने की घोषणा की? तो ये घोषणा कर दी है चीन ने। किसने की है? चीन के द्वारा ये घोषणा की गई है। तो मिशन का यहाँ पर नाम है NEO-1, जिसके माध्यम से इन्होंने एक अंतरिक्ष यान भेजा है। और ये जो अंतरिक्ष यान है ये जाकर के पता लगाएगा कि किसके ऊपर खुदाई की जा सकती है और उसके बाद में एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट चीन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारत व किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर द्विपक्षीय अभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई? तो ये अभ्यास हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका आयोजन किया गया। और आपको ये ध्यान रखना है कि आयोजन हुआ था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। संप्रीति अभ्यास की बात करते हैं तो ये हमने किया था मेघालय के उमरोई में। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत समर्पित किस देश के मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने ब्रुनेल मेडल फॉर एक्सलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग को जीता है? तो ये जीता है भूटान के। अभी मैंने आपको बताया था भूटान के मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इसी ने अभी इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स अवार्ड के अंतर्गत ब्रुनेल मेडल फॉर एक्सलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग पुरस्कार जीता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है कि मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस देश का एक प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस देश के साथ बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक समझौता कर लिया है? तो गूगल ने समझौता किया है हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए गूगल ने समझौता किया है बांग्लादेश के साथ में। अगला प्रश्न है, खाद्य व कृषि संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन के किस संस्करण का वर्चुअली आयोजन किया गया? तो इसका अभी ये 35th एडिशन था, यानी कि 35वां सम्मेलन था, संस्करण था, जिसका आयोजन वर्चुअली किया गया। तो कोविड-19 के कारण वर्चुअली इसका आयोजन किया गया। अदरवाइज ये आयोजित किया जाता भूटान की राजधानी थिम्पू में। तो ध्यान रखिएगा, भूटान के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 2022 में अब इसका आयोजन होगा, यानी कि प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन होता है। तो 2022 में इसका आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया जाएगा। कहाँ पर? ढाका में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने फेक न्यूज़ के ऊपर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत की? तो ये शुरू किया है था बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो मुख्य रूप से यही था कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे समाचार होते हैं जो कि हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, या फिर व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक यूनिवर्सिटी पे भी आपको कई सारे समाचार मिलते हैं, तो इस प्रकार के जो समाचार होते हैं इनको रोकने के लिए असोल चीनी नाम के एक विशेष अभियान की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस देश को 2 डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन की डिलीवरी दी गई? तो ये डिलीवरी दी गई थी नेपाल देश को। किसको? नेपाल देश को यहाँ पर 2 डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन की डिलीवरी दी गई। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन दी गई हैं इनका निर्माण हमारे यहाँ के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए पहला फेरी जहाज सेवा MCP लिंच को लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, इसे लॉन्च किया गया है मालदीव देश के लिए। कहां पर? मालदीव के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और किससे ये जोड़ेगा? तो हमारे भारत यानी कि केरल में जो तूतीकोरिन है और कोचीन है, यहाँ से ये जोड़ेगा माले में जो पोर्ट है यानी कि जो मालदीव की राजधानी है उससे जोड़ने के लिए MCP लिंच फेरी जहाज सेवा की शुरुआत इन दोनों देशों के बीच में की गई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में इनमें से कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में शामिल हुआ? तो ये देश है मालदीव। कौन है? मालदीव यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में शामिल हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो 2020 की शुरुआत में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मालदीव कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में एक बार फिर से ज्वाइन हो गया था 3 वर्षों के बाद में। और किस नंबर का सदस्य बना था? तो ये बना था 54वें नंबर का सदस्य। अब अगर आपने पढ़ा हो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, तो हमारे जो भी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं उन्हीं के बीच में होता है कॉमनवेल्थ गेम। तो अब जो भी आगामी कॉमनवेल्थ गेम होंगे उनमें भी मालदीव पार्टिसिपेट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खेल महासंघ में मालदीव एक बार फिर से शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में 300 वर्ष पुरानी श्री श्री जॉय काली मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश में। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में इसका पुनर्निर्माण भारत के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए 18 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो ये दिया गया है मालदीव को। किसे? हमारे पड़ोसी देश मालदीव को ये $18 मिलियन का अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। अब वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत ने 20 वर्षों के लिए $800 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जारी कर रखा है मालदीव को। और उसी क्रम में यहाँ पर इसी 800 मिलियन में 18 मिलियन की और लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार भारत सरकार के द्वारा किया गया। विक्रम दोरीस्वामी को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में ये उच्चायुक्त नए बने हैं और स्थान इन्होंने ले लिया है रीवा गांगुली का। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य से बांग्लादेश के लिए विशेष पार्सल ट्रेन से डेनिम व डाई का परिवहन किया? तो इसका परिवहन किया गया गुजरात राज्य से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको 2 टर्म ध्यान रखने हैं, यानी कि 2 प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पहली बार हमारे यहाँ से विशेष पार्सल ट्रेन गई थी बांग्लादेश में, वह किस राज्य से गई थी? तब आपका उत्तर होगा कि वह गई थी आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से गई थी और उसमें हमारी सूखी मिर्च भेजी गई थी। यहाँ पर जो दूसरी विशेष पार्सल ट्रेन गई है गुजरात से, इसमें आपके डेनिम और डाई थे। क्या थे? डेनिम और डाई यहाँ पर भेजे गए थे बांग्लादेश के बेनापोल रेलवे स्टेशन के लिए। तो दोनों के बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2020 को किस देश ने अपने संस्थापक राष्ट्रपति की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? तो ये मनाया है बांग्लादेश ने। तो शेख मुजीबुर रहमान जी के बारे में आप सभी को पता होगा। तो 15 अगस्त 1975 को जो यहाँ के कुछ ग्रुप थे उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी और यहाँ पर इन्हीं के पुण्यतिथि को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। अगस्त 2020 में किस देश में टिक SFTS नामक एक नए वायरस से 7 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो ये देश है चीन। कहाँ पर? चीन में ही हमारा कोरोना वायरस आया था और टिक SFTS नाम का जो वायरस है ये भी हमारे चीन से ही दुनिया में फैला है। अगला प्रश्न है, बाइडू नव संचलन प्रणाली का विकास किस देश ने किया है? तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी वाला प्रश्न है तो समझ जाइए उसे डेवलप किया है चीन ने। किसने? चीन ने यहाँ पर डेवलप किया है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं GPS के बारे में जो कि अमेरिका का है, जैसे हम लोग ग्लोनास के बारे में पढ़ते हैं जो कि रूस का है, उसी प्रकार से जो बैडू हमारी नेविगेशन सिस्टम है इसे डेवलप किया है चीन ने। और अभी चीन ने इसके लिए पाकिस्तान के साथ में समझौता किया है, यानी कि पाकिस्तान भी अब बैडू नेविगेशन सिस्टम को यूज करेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा को स्थापित करेगा? तो ये देश है पड़ोसी चीन। कौन? चीन के द्वारा यहाँ पर डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस देश ने चीन के क्रा नहर प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया? तो ये रद्द कर दिया था थाईलैंड ने। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि थाईलैंड देश का था क्रा नहर प्रोजेक्ट और इसे रद्द कर दिया था थाईलैंड देश ने। तो ये प्रोजेक्ट था चीन का, तो इसे थाईलैंड ने सितंबर महीने में रद्द कर दिया था।
अगला प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के UNCSW के सदस्य के रूप में भारत के साथ अन्य कौन सा देश चुना गया? तो भारत के साथ यहाँ पर चुना गया है अफगानिस्तान। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो 6 बॉडीज हैं उन्हीं में से एक होता है इकोसॉक। क्या नाम है? इकोसॉक। तो इकोसॉक में ही यूएन कमीशन ऑफ स्टेट ऑन वुमेन है और यहीं पर अभी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2 सदस्य चुने गए। एक तो था हमारा देश भारत और दूसरा यहाँ पर था अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड 2020 का मंत्री स्तरीय गोलमेज संवाद का आयोजन किया गया? तो ये हुआ भारत और चीन के बीच में, चीन की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हमारे तरफ से जो हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर साहब, वह इसमें हुए थे शामिल। थीम क्या रही? तो थीम इसकी थी बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड 2020 बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पबजी के साथ कुल कितने चाइनीज ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित किया है? तो ऐप्स का नाम वैसे आपको नहीं ध्यान रखना है, कितने ऐप्स बैन हुए थे इनके ऊपर भी आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का जो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर ऑफ सेफ गार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस ऑफ पब्लिक रूल्स 2009 का जो सेक्शन 69A है उसके अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है। तो पहले भी 59 ऐप को लगाया गया था, बाद में अन्य 118 को लगाया गया और इसके बाद में अभी कुछ समय पहले भी लगभग 50 ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएम मोदी द्वारा किस देश को बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की गई? तो ये देश है हमारा पड़ोसी श्रीलंका। कहाँ पर? श्रीलंका को यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की गई है। लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं है, ये एक प्रकार की निधि है, यानी कि इसको वापस नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कहाँ पर स्लीनेक्स 2020 संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ये अभ्यास हुआ था त्रिंकोमेली में। कहाँ पर? श्रीलंका में आपको मिलेगा त्रिंकोमेली, जहाँ पर दोनों देशों के बीच में ये जो हमारा 8वां एडिशन था स्लीनेक्स अभ्यास का उसका आयोजन किया गया। और आप ध्यान रखेंगे कि भारत और श्रीलंका की जो सेनाएं हैं उनके बीच एक अभ्यास और होता है जिसे हम लोग मित्र शक्ति के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मित्र शक्ति और स्लीनेक्स ये दोनों अभ्यास हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये हम लोग याद रखेंगे कि ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कहाँ का? बांग्लादेश का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है जो कि परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि भारत किस देश में मरीन रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो ये भारत स्थापित करेगा श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में भारत के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। घोषणा कब हुई थी? तो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, वह गए थे श्रीलंका के दौरे पर। उसी दौरान उन्होंने राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से मुलाकात की और उसी दौरान भारत के द्वारा मरीन रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर का उद्घाटन किया है? तो शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि भारत और नेपाल के बीच में जो दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट था जिसका नाम था जोगबनी विराटनगर, इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि 2 ऑलरेडी वर्किंग पोजीशन में हैं और एक का निर्माण अभी शुरू हो गया है। विश्व स्तनपान रुझान पहल यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड इनिशिएटिव द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका इसमें रहा था शीर्ष पर। कौन? श्रीलंका इसमें रहा था शीर्ष पर। तो बस आपको यहाँ से सिर्फ ये ध्यान रखना है कि श्रीलंका यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा था। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास के 9वें संस्करण का जो आयोजन है वह कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ था मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में दोनों देशों के बीच में संप्रीति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश कौन है? तो ये है हमारा चीन। कौन? हमारा नहीं, मतलब दुनिया का देश है एक चीन, जो कि दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो स्वीडन की एक संस्था है जिसका नाम है
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और रिपोर्ट में ये बताया गया कि चीन ने यहाँ पर रूस को पीछे छोड़ दिया है और 2017 में जहाँ पर चीन था छठे स्थान पर, वहीं पर रूस को पीछे छोड़ करके चीन आ गया है दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है हमेशा की तरह अमेरिका। और अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी शस्त्र निर्माता कंपनी है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान किस देश के साथ मिलकर समुद्र संरक्षक 2020 यानी कि सी गॉर्जियंस नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन कर रहा था? तो ये इसने किया था चीन के साथ में। किसके साथ में? चीन के साथ में इसका आयोजन किया गया था। और आप ध्यान रखिएगा कि वॉरियर नाम का जो अभ्यास है और शाहीन नाम का जो अभ्यास है, ये दोनों चीन और पाकिस्तान के बीच में होते हैं। यानी कि ये दोनों देश समुद्र संरक्षक, वॉरियर और शाहीन, इन 3 नाम से अभ्यास करते हैं। जनवरी 2020 में किस देश ने गाइडेड मिसाइल पोत विध्वंसक नानचांग को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था चीन ने। किसने? चीन के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और अगर हम लोग इस शिप की बात करते हैं तो ये बहुत ही एडवांस वर्जन का वारशिप था, जिसे चीन के द्वारा जनवरी महीने में ही लॉन्च किया गया था। जनवरी 2020 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है फास्ट, इसको लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च कर दिया था चीन ने। किसने? चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो फास्ट का पूरा नाम है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। व्यास की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा था, यानी कि 0.5 किलोमीटर इसका व्यास था, 500 मीटर का इसका व्यास था और इसे लॉन्च किया था चीन ने। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अड्डू पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो ये समझौता किया था मालदीव के साथ में। किसके साथ में? मालदीव के साथ में। तो बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो अड्डू टूरिज्म एरिया है उसका विकास भारत के द्वारा किया जा रहा है और ये है मालदीव। पुस्तक मेले का शुभारंभ किस देश में किया गया? तो एकोसी पुस्तक मेला ये होता है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा 2021 की जो जनगणना है उसमें पहली बार LGBT समुदाय की गणना किए जाने की घोषणा की गई? तो ये है नेपाल देश। कौन सा है? नेपाल देश के द्वारा यहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का जो खिताब है वह किस देश ने जीता? तो ये जीता था हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने। आयोजन इसका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश ने भारत को हरा करके ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में पूरी होने वाली भारत बांग्लादेश रेल परियोजना अखौरा से किस शहर को जोड़ेगी? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये जोड़ेगी अखौरा से अगरतला को। तो अगरतला हमारे त्रिपुरा की राजधानी है और अखौरा की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा बांग्लादेश में। कुल मिलाकर के 15.6 किलोमीटर ये लंबी है और इसे 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये रेल लिंक बनेगा। कहाँ से? ये है यहाँ पर अगरतला और यहाँ पर आपको मिलेगा अखौरा। विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो ये बन गए थे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल के ये नए राजदूत बने थे। अगला प्रश्न है कि गोपाल बागले किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त बने? तो ये बने थे पड़ोसी देश श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका के ये नए राजदूत बने थे। फरवरी 2020 में किस देश ने खुद को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के युद्ध अपराध पर प्रस्ताव से खुद को बाहर कर लिया? तो ये बाहर किया था श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका इसमें से बाहर हो गया था। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन है उसका जो युद्ध अपराध के ऊपर प्रस्ताव है उससे श्रीलंका ने स्वयं को बाहर कर लिया था। और नीचे कमेंट में जरा आप ये बताइएगा, जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, कि UNHRC का मुख्यालय कहाँ पर है? किसका? UNHRC का मुख्यालय कहाँ पर है? अगला प्रश्न है, निसर्ग नामक चक्रवात जो है इसकी उत्पत्ति किस जलराशि में हुई थी? तो ये उत्पन्न हुआ था अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में ये उत्पन्न हुआ था। और इसका जो नामकरण है वह जो हमारी नई सूची आई थी जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था उसी के अनुसार किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, 26 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया?
तो ये मनाया था मालदीव देश ने। किसने? मालदीव ने अपना स्थापना दिवस मनाया था और 1965 में ये भी एक कॉलोनी था यूनाइटेड किंगडम की। तो 1965 में ये यूके से आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए? तो ये हमने दिया पड़ोसी देश बांग्लादेश को। किसे? पड़ोसी देश बांग्लादेश को दिया गया। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कोहालो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है झेलम नदी से। किससे? झेलम नदी से संबंधित है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस पर जो कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये हमारा नहीं है, ये बना रहा है चीन, और इसी के लिए अभी इसने पाकिस्तान के साथ में समझौता किया है। तो बस इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैंने कोशिश की कि 2020 से जो भी आपके पड़ोसी देशों से संबंधित करंट अफेयर्स थे उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो संभव है कि वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।